हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर कृतिका कक्षा 9 पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अन्य पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने प्रश्नोत्तर के साथ साथ पाठ की व्याख्या और सारांश भी दिया है। तो आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर, बीते हुए समय को ज़्यादा अच्छा बताना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी हमारा ज़माना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में कुछ बातें उस समय की अच्छी रही हो, किंतु सारी बातें अच्छी हो यह भी संभव नहीं। जो बातें अच्छी थी वे तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरी होंगी, पर बदलते समय के अनुसार वे सही ही हो यह आवश्यक नहीं। हर समाज की आवश्यकताएं समय अनुसार बदलती रहती हैं, अतः उनके द्वारा की गई तुलना तर्कसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए यह बात छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप आधुनिक विचारों के आदमी हैं। वे अपनी पुत्री उमा को BA तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह की उम्र होने पर जब वे योग्य वर की तलाश में निकलते हैं, तब वही शिक्षा राह का रोड़ा बन जाती है। पेशे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और BSc कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को उमा का BA पास होना गोपाल प्रसाद से छिपा जाते हैं। उनके आचरण का विरोधाभास उनकी विवशता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि आज समाज में लड़की लड़के को समानता का दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं रही। वे कोई वस्तु या मूक जानवर नहीं कि किसी के इशारे पर कार्य करें। उनकी भी अपनी इच्छा तथा अधिकार है कि उन्हें जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके बारे में उन्हें जानने का पूरा हक है। उनकी रुचियां पसंद नापसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर, आधुनिक विचारों के हिमायती तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, किंतु वास्तविकता कुछ और ही निकली। उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के कारण ही उन्हें योग्य वर मिलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अंततः सोचा कि लड़की को कम पढ़ी लिखी बताने पर विवाह आसानी से हो जाएगा। गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षित लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती। उच्च शिक्षा लड़कों को ही मिलनी चाहिए। वे शादी विवाह को बिजनेस मानते हैं। उनका मानना था कि ऊंची हैसियत वालों की कम पढ़ी लिखी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर अधिक दहेज पाया जा सकता है। मेरी समझ से दोनों अपराधी हैं। झूठ बोलना अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी में चोरी करता है तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा?
अतः वे समान रूप से अपराधी हैं। अगला प्रश्न है, आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, जिस तरह मकान नींव पर निर्भर करता है उसी प्रकार मानव का शरीर रीढ़ की हड्डी पर निर्भर करता है। शंकर कुछ झुक कर चलता है। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है। शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। वह गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता है। उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वह पिता की ही हाँ में हाँ मिलाता है। वह पिता की रूढ़िवादी सोच का विरोध न कर उनका समर्थन करता है। रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य यहाँ आत्मविश्वास से भी है। शंकर में आत्मविश्वास की कमी है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की दोनों में से समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। शंकर एक दुर्बल युवक है। उसमें आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय की कमी है। वह शिक्षा के प्रति भी लापरवाह है। वह लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटता है और शिक्षित होने पर भी रूढ़िवादी है। पिता की गलत बात को नकारने की उसमें हिम्मत नहीं है। शंकर जैसा व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर उमा शिक्षित, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी है। वह रूढ़िवादी विचारधारा की नहीं है। माता पिता का आदर करती है, गलत बात सहन नहीं करती है, स्पष्ट वक्ता है, स्वाभिमान को खोना उसे मंजूर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी प्रतीकात्मक एकांकी है। जिस प्रकार शरीर रीढ़ की हड्डी की मजबूती के बिना स्वस्थ एवं सीधा नहीं रह सकता, उसी प्रकार दृढ़ विचारों के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। शंकर के माध्यम से लेखक ने उन युवकों पर व्यंग्य किया है जो दृढ़ निश्चयी नहीं हैं, जिनमें रूढ़ियों के विरुद्ध जाने का साहस नहीं है। युवा पीढ़ी ही तो समाज की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। यदि वही आत्मविश्वासी, साहसी, दृढ़ निश्चयी और सचरित्र न होगी तो समाज कैसे उन्नति करेगा? अतः एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी सार्थक है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, एकांकी की कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह उमा ही मुख्य पात्र है। वास्तव में इस एकांकी में राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर तथा उसका नौकर पुरुष पात्र तथा महिला पात्रों में प्रेमा तथा उमा उपस्थित रहते हैं। इनमें से राम स्वरूप तथा गोपाल दास एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाते। वहीं पूरी कथा उमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। उमा के माध्यम से लेखक ने अपनी बात कही है। उसका व्यक्तित्व इतना सशक्त है कि बाकी सभी पात्र दब गए हैं। वह स्पष्टवादी तथा निडर है। वह मेज़ कुर्सी की तरह विवाह के बाजार में बिकने को तैयार नहीं है। वह शिक्षा का महत्व जानती है। वह स्वयं को तथा अन्य स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाना चाहती है। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। वे एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित भी रहते हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राम स्वरूप आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे उसके विवाह के लिए चिंतित दिखते हैं। वे गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। वहीं गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। वे शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। वे उच्च शिक्षा लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। वे शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। वे अत्यंत लालची और रूढ़िवादी विचारों के समर्थक हैं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर,
रीढ़ की हड्डी नामक एकांगी का उद्देश्य समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को सभी के सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या, उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व न दिए जाने की समस्या को उजागर करना तथा समाज के उन लोगों को बेनकाब करना है जो शिक्षा एवं लड़का लड़की के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, स्त्री शिक्षा में हम योगदान दे सकते हैं। दूसरा, दहेज प्रथा के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। तीसरा, महिलाओं को उचित सम्मान दे सकते हैं तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। चौथा, वर्तमान समय की प्रसिद्ध स्त्रियों का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर में इतना ही। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।